नमस्कार, जेएसके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश भर में वैक्सीनेशन के बाद कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम हुए हैं। प्रदेश भर में एक्टिव केसों में भी कमी आई है और साथ साथ आमजन में भी वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इसे शासन और प्रशासन की मेहनत का ही फल कहा जाएगा कि अब वैक्सीनेशन सेंटर्स पर टीका लगाने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। ब्यावर शहर में भी शुक्रवार को वैक्सीन स्टॉक जीरो होने के कारण कहीं पर भी टीके नहीं लगाए गए, लेकिन शुक्रवार देर शाम को प्रशासन को टीकों की खेप मिलने के बाद शनिवार को शहर के राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में, अजमेर रोड स्थित परशुराम भवन में और सोमनाथ कॉलोनी स्थित डिस्पेंसरी में टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया गया। एक दिन के अंतराल में ही आयोजित तीनों ही स्थानों पर वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ दिखाई दी। इसे स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों और जनप्रतिनिधियों की जागरूकता और प्रशासन के सहयोग का ही परिणाम कहा जाएगा कि तीनों ही स्थानों पर वैक्सीनेशन करवाने वालों की तादाद काफी ज्यादा थी। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन सेंटर्स पर उपस्थित स्वयंसेवक व्यवस्था करने में लगे हुए थे। मालूम हो कि शनिवार को लायंस क्लब ब्यावर क्लासिक और लायंस क्लब ब्यावर डायमंड द्वारा शहर के अजमेर रोड स्थित परशुराम भवन में निःशुल्क टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों और शहरवासियों ने पहुंचकर टीके भी लगवाए। शिविर का शुभारंभ लॉयन मधुसूदन व्यास और लॉयन आशीषपाल पदावत ने लायंस के प्रणेता मेलविन जॉन्स के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान लॉयन पुनीत कमानी, आशुतोष माहेश्वरी, दिनेश गुप्ता, रवि झवर, श्रीकांत बियानी, कमर सराफ और विजय झवर आदि उपस्थित भी रहे। इसी प्रकार शहर की वार्ड संख्या 21 में सोमनाथ कॉलोनी स्थित राजकीय डिस्पेंसरी में भी निःशुल्क टीकाकरण शिविर का आयोजन हुआ। वार्ड पार्षद राजेंद्र तुनगरिया के सानिध्य में आयोजित शिविर के दौरान महिलाओं, पुरुषों और युवाओं ने भाग लेकर टीका लगवाया। शिविर के दौरान वार्ड पार्षद तुनगरिया और उनकी टीम के सदस्यों ने व्यवस्थाओं में सहयोग किया। इस दौरान लाभार्थियों के पंजीकरण, वैक्सीनेशन, ऑब्जर्वेशन और छाया पाने की सुंदर व्यवस्था भी दिखाई दी। शनिवार को उपखंड अधिकारी रामप्रकाश, कोविड-19 प्रभारी सुशल्भ टंडन आदि ने शिविरों का निरीक्षण कर वैक्सीनेशन के लाभार्थियों से बातचीत भी की। शनिवार को तीनों ही वैक्सीनेशन शिविरों में 18+ और 45+ युवा वर्ग के लाभार्थियों को कोविशील्ड की प्रथम और द्वितीय डोज के टीके लगाए गए। आज जो ये वार्ड नंबर 21 सोमनाथ मंदिर सोमनाथ डिस्पेंसरी में वैक्सीनेशन शिविर का जो आयोजन किया जा रहा है, ब्यावर शहर के उपखंड अधिकारी श्रीमान रामप्रकाश जी से मैंने निवेदन किया था 2-3 दिन के साथ हमारे यहाँ कई तबके के लोग रहते हैं तो मजदूरी पर जाते हैं, उनका वैक्सीनेशन सेंटर पर इतना समय देना नहीं रह पाता है, तो उनसे आग्रह किया तो उन्होंने मुझे आज की डेट दी और पूरा ब्यावर शहर उत्साह के साथ यहाँ मंदिर प्रांगण में अपना वैक्सीनेशन करवा रहा है। लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में किए गए अनलॉक के बाद राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों भी अब सड़कों पर दौड़ने लगी है। करीब 2 माह बाद से तक लेकर जो बंद पड़ी थी बसें, वो राष्ट्रीय राजमार्गों पर रोडवेज की बसें यात्रियों का परिवहन अब कर रही है। ब्यावर आगार की ओर से भी सभी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है, लेकिन परिचालकों की कमी के कारण आगार की अनुबंधित बसों का अभी तक पूर्ण रूप से संचालन नहीं हो पाया, जिसके कारण ब्यावर आगार के राजस्व में इजाफा नहीं हो पा रहा। जानकारी के अनुसार ब्यावर आगार में 40 बसें अनुबंधित है, जो कि विभिन्न ऑपरेटरों के माध्यम से संचालित हो रही है। अनलॉक वर्जन के बाद आगार की ओर से 40 में से 22 अनुबंधित बसों का संचालन विभिन्न मार्गों पर शुरू कर दिया गया, लेकिन परिचालकों की कमी के कारण अभी तक 18 बसों को मार्ग पर नहीं चलाया जा रहा। आपको बता दें कि अनुबंधित बसों में चालक तो सेवा ऑपरेटर का होता है, लेकिन परिचालक रोडवेज का होता है। अभी वर्तमान में ब्यावर आगार में 21 परिचालकों की कमी है। आगार प्रबंधन मोहनलाल मीणा ने राज्य मुख्यालय को एक पत्र लिखकर ब्यावर आगार को 21 परिचालक उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि अनुबंधित आगार की बची हुई 18 बसों का संचालन विभिन्न मार्गों पर किया जा सके। अगर मुख्यालय की ओर से 21 परिचालक ब्यावर आगार को मिलते हैं और 18 बसों का संचालन शुरू होता है, तो निश्चित ही ब्यावर आगार की आय में वृद्धि हो सकती है। कोषाधिकारी कार्यालय ब्यावर के अतिरिक्त कोषाधिकारी घनश्याम तंवर 30 जून को अपनी राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के मौके पर कोषालय में एक विदाई समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में कोषाधिकारी डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह के दौरान उपस्थित स्टाफ सदस्यों ने अतिरिक्त कोषाधिकारी तंवर को माला और साफा पहनाकर उनकी विदाई दी। विदाई के दौरान उपस्थित स्टाफ और सदस्यों ने तंवर के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके सेवा कार्यों को भी याद किया। मृदुल स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी तंवर के विदाई के पलों में उपस्थित सभी की आंखें भी नम थी। हर कोई उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनकी कार्यशैली की तारीफ कर रहा था। विदाई के पलों में अपने संबोधन में घनश्याम तंवर ने भी सभी स्टाफ सदस्यों का सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया। इस मौके पर तंवर को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। विदाई समारोह के दौरान अतिरिक्त कोषाधिकारी खुशहाल साहू, सहायक कोषाधिकारी विनोद पारिक, मदन लाल कुमावत और कोषालय स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।
मालूम हो कि एसडी कॉलेज से स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद 1984 में कनिष्ठ लेखाकार के पद से सेवाएं शुरू करने वाले घनश्याम पुत्र सुवालाल तंवर ने अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, संयुक्त निदेशक कृषि विभाग, भू संरक्षण और जल संवर्धन विभाग, कोषागार, लोक जुम्बिश परिषद, सीएमएचओ ऑफिस, केंद्रीय कारागृह, नगर परिषद ब्यावर और एसडी कॉलेज में अपनी सेवाएं प्रदान की। राजकीय सेवा काल के दौरान तंवर ने सामाजिक सेवा के साथ साथ राजकीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई कसर नहीं छोड़ी। सेवा काल के दौरान तंवर ने कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान लेखा नियमों की जानकारी के लिए एक डिक्शनरी का भी प्रकाशन किया। दिव्यांगजनों को निःशुल्क उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए शनिवार को उपकरण लघु चिन्हीकरण शिविर का आयोजन हुआ। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाचियाबास अजमेर द्वारा संचालित संजय एक्सक्लूसिव स्कूल में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम, एलिको और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के CSR पहल के तहत आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों ने भाग लिया। शिविर के दौरान दिव्यांगजनों की आवश्यकता और दस्तावेजों के आधार पर पंजीयन किया जाकर आवश्यक उपकरणों के लिए चिन्हीकरण किया गया। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाचियाबास के सचिव और मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी श्रीमती क्षमा आर कौशिक ने बताया कि 2 चरणों में आयोजित शिविर के तहत शनिवार को चिन्हीकरण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 258 दिव्यांगजनों को विभिन्न उपकरणों के लिए चिन्हीकरण किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी, छड़ी, श्रवण यंत्र और ब्रेल किट आदि के लिए दिव्यांगजनों की पहचान हुई। द्वितीय चरण में जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित शिविर के दौरान निःशुल्क उपकरणों का वितरण किया जाएगा। शिविर के दौरान संस्था के रणसिंह चीता सहित अन्य स्वयंसेवकों ने दिव्यांगजनों के चिन्हीकरण में सहयोग प्रदान किया। शिविर के राजकीय मृतक चिकित्सालय के जो पीएमओ है डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव और हेल्थ मैनेजर सिद्धांत जोशी, पूर्व सभापति शशिबाला सोलंकी, आर्यन डाणी, सतीश गर्ग, रौनक श्रीमाल, इंद्रप्रस्थ गैस के नितिन कुमार वैष्णव और राहुल जैन भी इस मौके पर उपस्थित रहे। अंत में संस्था के राजेंद्र सांगेला, सीताराम, अशोक कुमार, महिपाल, रेखा सेन, संगीता, सुशीला, चतुर्भुज, डॉक्टर PS रावत और उगमाराम आदि ने भी सभी आगंतुकों का आभार प्रदर्शित किया। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाचियाबास व अलिमको तथा इंद्रप्रस्थ गैस सेवा लिमिटेड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वाधान में आज ये अंग उपकरण का एक शिविर आयोजित किया जा रहा है। ये जो शिविर है 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। आज पहले चरण के तहत जितने भी जो दिव्यांगजन हैं उनका चिन्हीकरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विशेष तौर से जो कैलिपर जिन बच्चों को नीड है तो कैलिपर का नाप मेजरमेंट लिया जाएगा। हेयरिंग इम्पायरमेंट के जो बच्चे हैं उसके लिए ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा हेयरिंग बच्चों का ऑडियोलॉजिस्ट टेस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ क्षेत्र के जितने भी जिनको व्हील चेयर, कैलिपर्स, हेयरिंग एड, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, ये तमाम जिन दिव्यांगजनों को जरूरत है उसका चिन्हीकृत करके आइडेंटिफिकेशन करेगा और इसी महीने के लास्ट वीक में इन बच्चों को शिविर के माध्यम से अंग उपकरण वितरण किए जाएंगे। ये जो पूरा जो कार्य है वो अलिमको के सहयोग से, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहयोग से किया जा रहा है और इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के माध्यम से इनको वित्तीय सहयोग मिला है। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन इस बार 29 दिन का ही रहेगा। सावन में कृष्ण पक्ष की द्वितीया और शुक्ल पक्ष की नवमी क्षय है, लेकिन कृष्ण पक्ष में छठ 2 हुई है और ऐसे में कृष्ण पक्ष तो पूरे 15 दिन का होगा, लेकिन शुक्ल पक्ष 14 दिन का रहेगा। सावन की शुरुआत 25 जुलाई से होगी। ज्योतिषाचार्य के अनुसार सावन मास में 4 सोमवार और 2 प्रदोष व्रत के विशेष पर्व रहेंगे। नागपंचमी मरुस्थली 28 जुलाई और कल की जयंती नागपंचमी 13 अगस्त को मनाई जाएगी। सावन माह में 27 जुलाई को चौथ मंगलवार अंगारक योग और 8 अगस्त को अमावस्या पितृ कार्य के लिए विशेष रहेगा। तीज का त्योहार 11 अगस्त, हरियाली अमावस्या 8 अगस्त को मनाई जाएगी। 13 अगस्त को नागपंचमी का पर्व रहेगा। इस दिन भी मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है और वहीं सावन की पूर्णिमा पर 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व रहेगा। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर स्नेह का धागा बांधती है और इसी प्रकार 30 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। बीते साल कोरोना के कारण मंदिरों में आयोजन नहीं हो पाए थे। ग्रहों के राजा सूर्य ने ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी पर मंगलवार सुबह आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर लिया। सूर्य के आद्रा प्रवेश के समय विशाखा नक्षत्र, सिद्ध योग, मिथुन लग्न, बालो करण का संयोग रहा। गुरु, शनि, राहु, केतु चारों ग्रह वक्री शनि, स्वग्रही मंगल नीच कर्क राशि में रहे। शास्त्री ने बताया कि मंगल वर्ष का राजा और मंत्री ही नहीं वरन इस साल मेघेश भी है। ऐसे में इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश और ओलावृष्टि का योग बनेगा। इधर मंगलवार को ही शुक्र ने मिथुन राशि की यात्रा समाप्त करके कर्क राशि में प्रवेश कर लिया।
पूरे सावन महीने में श्रद्धालु शिव आराधना करते हैं। हालांकि कोरोना के चलते अभी तक सरकार की ओर से मंदिरों को खोलने को लेकर गाइडलाइन तय नहीं थी, लेकिन अब गाइडलाइन आ गई है। सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मंदिर खुल सकेंगे। सावन में मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन कर पाएंगे और कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने मंदिरों में आम श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। 2020 में प्रशासन ने सावन में मंदिरों में धार्मिक आयोजनों के दौरान भक्तों के प्रवेश पर भी रोक लगाई थी। शहर के कॉलेज रोड और जय मंदिर सिनेमा के सामने स्थित ए श्रेणी पशु चिकित्सालय अपनी स्थापना के करीब 125 साल पूरे करने जा रहा है, मगर दुर्भाग्य है कि प्रदेश के पहले पशु चिकित्सालय को आज भी इसकी स्वयं की जमीन का पट्टा नहीं मिल पाया। जमीन अस्पताल के नाम नहीं होने के कारण लंबे अरसे से यहां पर बने भवन का न तो पुनर्निर्माण हो रहा है, न ही जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। कारण कि सरकार की ओर से स्वामित्व के अभाव में किसी प्रकार का कोई बजट जारी नहीं किया जा रहा। चिकित्सालय के वर्तमान हालात यह है कि भवन पूरी तरह से जर्जर हालत में खड़ा है। यहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। पशु चिकित्सा अधिकारी हो या फिर अन्य स्टाफ सदस्य, सभी को खतरे के साए में बैठकर पशुओं का इलाज करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि चिकित्सालय प्रबंधन की ओर से अपने आला अधिकारियों या फिर सरकार को भवन का पुनर्निर्माण करवाने या फिर जीर्णोद्धार करवाने के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा गया हो, मगर सबसे बड़ी समस्या जमीन के स्वामित्व को लेकर आ रही है। स्वामित्व नहीं होने के कारण सरकार भी यहां पर बजट स्वीकृत नहीं कर पा रही। पशु चिकित्सा अधिकारी की माने तो अस्पताल को उसकी जमीन का स्वामित्व देने और पट्टा जारी करने की मांग को लेकर कई बार उपखंड अधिकारी और नगर परिषद के बीच लिखित और मौखिक रूप से मांग की जा रही है, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि 1897 में इस चिकित्सालय की स्थापना पशु रोग निदान केंद्र के रूप में की गई। उक्त जमीन पर बना यह भवन कृष्णा मिल की ओर से उपलब्ध करवाया गया था। जब से यह चिकित्सालय अनवरत क्षेत्र के पशुओं के उपचार में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करता आ रहा है। भवन जो बना है वो भी अंग्रेजी शासन के समय का बना है, जो अब धीरे धीरे पूरी तरह से जर्जर अवस्था में आकर खड़ा हो गया। चिकित्सालय सूत्रों की माने तो प्रदेश का यह पहला पशु चिकित्सालय है जो आजादी के 50 साल पहले से संचालित है, मगर सरकारी उदासीनता के चलते इस अस्पताल की सुध नहीं ली जा रही। बारिश के दौरान इस भवन में अब बैठना भी खतरे से खाली नहीं है। बच्चे की प्रथम पाठशाला घर होता है और घर की पाठशाला में बच्चे को जिस प्रकार की शिक्षा और संस्कार मिलते हैं, उससे ही बच्चे अपने जीवन में अंगीकार कर लेते हैं। इसका ताजा उदाहरण है साधुमार्गी जैन संघ के स्वाध्यायी परिवारों में पल बढ़ रहे बच्चे। इसी कड़ी में पहला नाम है शहर के समाजसेवी और स्वाध्यायी गौतम चौधरी का 12 वर्षीय पुत्र भाविक चौधरी। परिवार में धर्म ध्यान का माहौल प्राप्त कर 12 वर्षीय भाविक वर्तमान समय के चकाचौंध से बिल्कुल दूर धर्म ध्यान में विशेष रुचि रखता है। श्री अखिल भारतीय साधुमार्गी जैन संघ के आचार्य श्री रामेश व उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि महाराजा की अनुपम कृपा और प्रेरणा से साधुमार्गी जैन संघ ब्यावर के खिलते सुमन व उभरती प्रतिभा भाविक पुत्र अभय चौधरी ने सामायिक प्रतिकरण, उत्तराध्ययन सूत्रपूर्ण, नंदी सूत्र, दशबेकालिक के 7 अध्ययन, सुखविपाक सूत्र, पुच्चिशूणम, श्रवण श्रुतिक्रमण, रत्नाकर 32, आत्मशुद्धि, रामेश चालीसा, जैन सिद्धांत 32, तीर्थकर प्राप्ति के 20 बोल, 25 बोल के 16 और 67 बोल के पाठ कंठस्थ कर रखे हैं। मालूम हो कि भाविक को 2019 में पूरे भारतवर्ष में समता संस्कार पाठशाला में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी का अवार्ड मिल चुका है। इसी प्रकार चौधरी परिवार में ही भव्य पुत्र मनीष और सुपुत्र उत्तम चौधरी ने भी 9 साल की उम्र में सामायिक, भक्तावर की 30 गाथा, 10 वेलों के 4 अध्ययन, पुच्चिशूणम, आत्मशुद्धि, रामेश चालीसा, जैन सिद्धांत 32, 25 बोल के 11 बोल कंठस्थ होने के साथ जैन संस्कार पाठ्यक्रम भाग 1-2 के साथ ज्ञान वृद्धि की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार चौधरी परिवार के मनन चौधरी ने भी अखिल भारतवर्ष में कौन बनेगा रिंग स्टार की टीम तरुण शक्ति में कंसोलेशन प्राइज प्राप्त किया है। साधुमार्गी जैन संघ के प्रवक्ता नौरतमल बाबिल के अनुसार इसी प्रकार ब्यावर के ही मास्टर वेदांत पुत्र नवरत्न ओसतवाल ने सामायिक, प्रतिक्रमण, लघुनडक से लगाकर उत्तराध्ययन सूत्र के 29 पाठ, 10 बेकालिक, पुच्चिशूणम, रामेश चालीसा, जैन सिद्धांत 32 और 25 बोल आदि कंठस्थ कर लिए हैं और आगे भी गतिमान हैं। शहर के चांगेर स्थित स्वामी कुमारानंद सर्किल पर एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ब्यावर के संयुक्त तत्वावधान में नगर परिषद के सभापति और भाजपा के पार्षदों के निलंबन की मांग को लेकर धरना शनिवार को 16वें दिन जारी है। शनिवार को शहर के व्यापारियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान का आगाज हुआ। पहले दिन शनिवार को सभापति और पार्षदों के निलंबन की मांग को लेकर करीब 200 लोगों ने प्रदेश के सीएम के नाम पोस्ट कार्ड लिखे। सीएम के नाम लिखे पोस्ट कार्ड में शहरवासियों ने ब्यावर नगर परिषद में पनप रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की मांग उठाई। 16वें दिन धरने का समर्थन करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी भंवरलाल वैष्णव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंटक एडवोकेट रामेश्वर मेवाड़ा, वरिष्ठ कांग्रेसी बालूराम सैन, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष शेखर शर्मा, समीर खान, धनंजय गौड़, संदीप साखला और हेमंत प्रजापति सहित अन्य कांग्रेस जन उपस्थित रहे।
रेलवे लाइन के ट्रैक पर विस्तृत विद्युत पोल से तार काटने के दौरान करंट लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंचे संदड़ा थाने के पुलिसकर्मी ने उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतगांव चिकित्सालय पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। संदड़ा पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान रमजान खान पेट्रोल पंप के पीछे सेंद्रा रोड निवासी रामचंद्र पुत्र प्रहलाद नायक के रूप में हुई। सेंद्रा थाना पुलिस ने शनिवार दोपहर को मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। सेंद्रा थाने के हेड कांस्टेबल रुगाराम ने बताया कि शनिवार को थाने पर सूचना मिली कि अमरापुरा के समीप रेलवे लाइन के पास एक बिजली के खंभे के यहाँ एक युवक पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि युवक पोल के पास एक युवक जो था वो घायल अवस्था में था। बताया जा रहा है कि युवक के पास ही बिजली के तार काटने के औजार भी पड़े थे। संभवतः तार काटने के दौरान करंट लगने से वह घायल हो गया। 7:30 बजे सूचना मिली थाने पर कि मैं हेड कांस्टेबल मौके पर पहुंचा, जहां पर रेलवे लाइन ट्रैक पर बिजली के पोल से एक व्यक्ति गिरकर पड़ा है। जिस पर मैं मौके पर पहुंचा तो वहां तार काटने के लिए औजार उसके पास में थे और वो घायल अवस्था में, जिसको अस्पताल लाते लाते उसकी डेथ हो गई, जिसका नाम है रामचंद्र सनोप प्रहलाद जाति नाइक निवासी रमजान खान जी पेट्रोल पंप के पीछे का रहने वाला है, जिसका कार्रवाई कर पीएम करवाकर परिवार को सुपुर्द किया गया। जो दूसरों का दुख दर्द जानकर उनकी निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, वे ही जीवित इंसानियत की प्रतिमूर्ति हैं। कोविड काल में एक और जहां दैनिक रोजगार मजदूरी करने वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर पालतू पशुओं के अलावा भी विचरण करने वाले मुक्त पशुओं के लिए भी कई समस्याएं उत्पन्न हुई। धन्य है वे संस्थाएं और कार्यकर्ता जो अभी भी निस्वार्थ सेवा कार्य कर रहे हैं। उक्त विचार प्रेम प्रकाश आश्रम ब्यावर के संत शंभूलाल साई ने सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज के 40वां महोत्सव के तहत शनिवार को सुभाष उद्यान में काग बतख व श्वान को भोज्य सामग्री वितरण के दौरान दिए। शनिवार को सेवा कार्य में संतश्री के साथ आसनदास वासवानी, भगवान सेवानी, हरीश गिदवानी, पवन राजवानी, बासु लालवानी, सन्नी बापानी, कपिल लालवानी, विनोद नाथानी, गौरव गिदवानी, यश सदनानी, राहुल सेवानी और चंचलदास धनंजानी सहित प्रेम प्रकाश युवा मंडल के अनेक सदस्य मौजूद रहे। ब्यावर वन क्षेत्र से सटे ग्राम कानाखेड़ा के निकट स्थित वेबरा बावड़ी के जंगलों में बुधवार को मिले पैंथर के शव प्रकरण में दर्ज एफआईआर पर त्वरित कार्यवाही करते हुए सदर थाना पुलिस ने गुफा के बाहर पत्थर लगाने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी बेवरा बावड़ी निवासी मनोज पुत्र पीरू काठात और भोला उर्फ शंकर पुत्र सुखा मेघवाल है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से गुफा पर पत्थर लगाने के मामले में अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। मालूम हो कि बुधवार को मृत मिले पैंथर के मामले को लेकर गुरुवार को ब्यावर पहुंचे डिवीजन के सहायक वन संरक्षक नरेंद्र सिंह शेखावत ने घटना का जायजा लेते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी भैरव सिंह भाटी को मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के निर्देश दिए थे। सहायक वन संरक्षक के निर्देश पर क्षेत्रीय वन अधिकारी भैरव सिंह भाटी ने प्रकरण में सदर थाना पुलिस में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। दर्ज प्रकरण के बाद सदर थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए शुक्रवार देर शाम को बेवरा बावड़ी निवासी 2 युवकों को गिरफ्तार किया। मालूम हो कि ब्यावर वन क्षेत्र में सटे ग्राम कानाखेड़ा के निकट स्थित बेवरा बावड़ी के जंगलों में एक पैंथर के दिखाई देने पर ग्रामीणों ने हल्ला मचा दिया था, जिसमें फलस्वरूप पैंथर एक गुफा में घुस गया और पीछे से कुछ ग्रामीणों ने गुफा के आगे पत्थर लगाकर उसे बंद कर दिया। इसके बाद गुफा के भीतर फंसे पैंथर की भूख प्यास के कारण मौत हो गई थी। 2021 की जो वन अपराध की घटना के बारे में हम वहाँ मौके पर पहुँचे, जहाँ गुफा में मर्द पैंथर पाया गया था। उस मामले में हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके नाम है मनोज सनोप पीरू कांटा और श्री भोला उर्फ शंकर सनोप सुखा मेघवाल को गिरफ्तार किया है। उनको लगभग यहाँ शाम को 5 बजे के करीब यहाँ रेंज कार्यालय में लाया गया था, जिनकी कानूनी कार्रवाई की जाकर चालान पेश किया जाए।
शहर में पीएनजी गैस के नाम पर सर्वे कर लोगों से गैस कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली करने के मामले को लेकर शनिवार को पुलिस ने शहर में सर्वे कर रहे 3 युवकों को पकड़कर उनसे पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान पकड़े गए तीनों युवकों ने पुलिस को उनके पास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की ओर से इंद्रप्रस्थ गैस डेवलपमेंट के नाम से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की स्वीकृति जारी होने की जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत किए। युवकों की ओर से पेश दस्तावेजों में बोर्ड की ओर से उक्त कंपनी को पाली, अजमेर और राजसमंद जिले के जियोग्राफिकल एरिया में सिटी गैस सप्लाई के लिए संबंध में लेटर जारी किया गया था, जिसमें कुछ कमियों को दुरुस्त किया जाना भी था। पुलिस पूछताछ के दौरान यह पाया गया कि कंपनी प्रतिनिधियों ने ब्यावर शहर में इस बाबत सर्वे करने से पहले उपखंड प्रशासन से किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली और न ही कोई जानकारी प्रशासन को सर्वे बाबत भी दी गई। इस पर पुलिस ने उपखंड प्रशासन से इस बाबत स्वीकृति लेने के लिए पाबंद करते हुए तीनों युवकों को छोड़ दिया। साथ ही भविष्य में बिना उपखंड प्रशासन की जानकारी और अनुमति के शहर में सर्वे करते हुए पाए जाने पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई। मालूम हो कि शुक्रवार को एडवोकेट विनोद खाटवा ने डिप्टी हीरालाल सैनी को एक शिकायत देकर बताया था कि इंद्रप्रस्थ कंपनी की ओर से शहर में नेचुरल गैस के नाम पर अवैध रूप से सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे के दौरान सर्वेकर्ता आमजन को गैस कनेक्शन जारी करने के लिए आधार कार्ड, बिजली के बिल सहित अन्य प्रकार के दस्तावेज भी ले रहे हैं। खाटवा ने शिकायत में बताया कि जब शहर में किसी भी प्रकार की कोई गैस लाइन नहीं डाली गई तो फिर गैस कनेक्शन के लिए सर्वे क्यों करवाया जाए। उन्होंने बताया था कि इस प्रकार के लोग शहरवासियों के साथ जालसाजी कर राशि भी वसूल सकते हैं। खाटवा की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन ने शनिवार को कंपनी की ओर से सर्वे कर रहे 3 युवक को पकड़कर उनको पाबंद कर कंपनी के दस्तावेजों की जांच भी की और उपखंड प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही आगे की कार्यवाही को अंजाम देने की निर्देश दी। राज्य सरकार द्वारा जारी बजट व्यवस्था के अंतर्गत आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा विद्या संबल योजना के गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से विभिन्न संकाय शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। सेवानिवृत्त महाविद्यालय शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी और अभ्यर्थी इस मौके पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जो दिए गए आदेश हैं उसमें सहायक आचार्य पद के लिए 800 रुपये, सह आचार्य पद के लिए 1000 रुपये और आचार्य पद के लिए 1200 रुपये प्रति कालांश निर्धारित किए गए। इसके लिए प्रतिमाह अधिकतम राशि भी निर्धारित की गई। प्राचार्य डॉक्टर अरुणा गुप्ता ने बताया कि महाविद्यालय में इतिहास विषय के लिए 6, राजनीतिक विज्ञान में 4, उर्दू में 1, अर्थशास्त्र में 4, अंग्रेजी में 1, भूगोल में 7, विज्ञान वर्ग भौतिक शास्त्र में 1, वाणिज्य वर्ग ABST में 5, व्यवसाय प्रबंधन और EAFM में 6 रिक्तियों पर आवेदन आमंत्रित किए गए। प्राचार्य डॉक्टर गुप्ता के अनुसार SD कॉलेज में जिन विषयों में 60% से अधिक पद रिक्त हैं या छात्र संख्या अधिक है, इसमें पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन आमंत्रित किए गए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी दे रखी है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर में शनिवार को 3 स्थानों पर टीकाकरण शिविरों का हुआ आयोजन। प्रथम और द्वितीय डोज के लिए उमड़ी शहरवासियों की भीड़। पैंथर मौत प्रकरण में सदर पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। प्रकरण में वांछित अन्य लोगों की तलाश जारी। निःशुल्क दिव्यांग उपकरण चिन्हीकरण शिविर हुआ संपन्न। दिव्यांगजनों को मिलेंगे विभिन्न प्रकार के उपकरण। और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए हो पार्षदों का निलंबन। शहरवासियों ने लिखे CM के नाम पोस्ट कार्ड।